सो हेलो गाइस, आज मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पॉडकास्ट लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जब हम ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम ये इकोलॉजी के सेक्शन में पढ़ते हैं। सो इकोलॉजी बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का बना होता है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स। सो जब हम इकोलॉजी की ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात करते हैं तो इट इज़ द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, कि हम उस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट होते हैं टू द एनवायरनमेंट्स और कैसे वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं। और फिर जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, सो दिस इज़ नॉट ओनली रेन बट ऑल्सो स्नो। फिर आपके जब हम बात करते हैं अडेप्टेशन की, तो आप देखते हो कि आपके जैसे आप इंडिया की ही बात कर लो, तो इंडिया में आपको इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स दिखते हैं, चाहे वो डेजर्ट हो, ग्रासलैंड हो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट हो, सी हो। तो यहाँ पे आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे थ्राइव करते हैं। कैसे अडेप्ट होते हैं वो हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं। तो जब हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एनवायरनमेंट में रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, तो मेजर एबायोटिक फैक्टर जो होता है वो होता है आपका टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर का रेंज भी बहुत एक्सट्रीम लेवल्स में होता है, जैसे कि सब ज़ीरो लेवल्स होते हैं आपके पोलर एरियाज़ में और हाई एल्टीट्यूड्स में। जबकि जब हम ट्रॉपिकल डिजर्ट्स की बात करते हैं, सो इट इज़ मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, सो इतना डिफरेंस हो जाता है। और जब हम यूनिक हैबिटेट्स जैसे कि थर्मल स्प्रिंग हो गया, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस भी जाता है। अब आपको ये तो पता ही है कि मैंगो ट्रीज़ आपके जो हैं केरला में मैंगो ट्रीज़ जो हैं आपके टेम्परेट कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा और जर्मनी में नहीं ग्रो हो सकते। वैसे स्नो लेपर्ड्स आपको केरला में नहीं दिखते। ट्यूना फिश भी आपको ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बियॉन्ड यू कैन रेयरली फाइंड दैट। तो यू कैन आप ऐसे देख सकते हो कि जो काइनेटिक्स होते हैं एंजाइम्स की एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी की के थ्रू, मतलब फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के थ्रू, आप देखते हो कि फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, तो इनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल। और जो कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहते हैं उनको स्टीनियोथर्मल बोलते हैं। अब अगला एबायोटिक फैक्टर होता है वाटर का अगर सॉल्ट कंसनट्रेशन लेस हो गया, जैसे कि 5 की अगर हम बात करें, तो ये होते हैं इनलैंड वाटर्स में। अगर 30 से 35 होता है तो वो सी में होता है, और मोर देन 100 होते हैं हाइपरसेलाइन लगून्स में। और अगर ऑर्गेनिजम्स का टॉलरेंस जो होता है वो वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटीज़ के लिए होता है, तो हम उनको बोलते हैं यूरी हेलाइन। और अगर वो थोड़ी ही रेंज ऑफ सेलिनिटी को मेंटेन कर पाते हैं तो दे आर स्टीनोहेलाइन। अगले एबायोटिक फैक्टर पे चलते हैं, तो ये है लाइट। लाइट जो होता है बहुत एनिमल्स के लिए लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डायोडनल और सीजनल वेरिएशंस लाइट इंटेंसिटी में और ड्यूरेशन, यानी कि जिसका फोटो पीरियड बोलते हैं, उसके थ्रू जो है वो फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ करते हैं। पर जब हम बहुत डीप चले जाते हैं, यानी कि मोर देन 500 मीटर, तो इन्वायरमेंट वहाँ पे डार्क होता है। स्पेशली ओशन की जब हम बात करें, तो उस जगह पे जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत मेजर फैक्टर नहीं होता है। जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि यूवी कंपोनेंट जो होता है, यूवी रेज हार्मफुल होते हैं, दे आर लीथल, उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। एंड फिर जब हम आगे की बात करते हैं, जैसे कि अगले जो लास्ट आपका एबायोटिक फैक्टर है वो है सॉइल। सॉइल जो है वो आपके डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदरिंग में। सॉइल का किस तरह का सॉइल है, सेडिमेंट्री है या इट इज़ मेटामॉर्फिक और इग्नियस, और सॉइल डेवलपमेंट कैसे हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। और वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, जैसे कि सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज़, उसका पर्कुलेशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी,
और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कुछ पैरामीटर्स जैसे कि पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये सब डिटरमाइन करता है वेजिटेशन उस पर्टिकुलर एरिया का। जैसे कि एक्वेटिक जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है कैसे बेंथिक एनिमल्स वहाँ पे आपको पाए जाएंगे, यानी कि जो नीचे की तरफ होते हैं बेंथिक एनिमल्स। अब हम बात करते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स के क्या रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। देखिए, आप जब आप ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं रेगुलेटर्स, क्योंकि वो अपने आउटर एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने इनर बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप ठंडे में चले जाओ तो आपका इनर बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा और गर्मी में आपका इनर बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। देयर इज़ न्यूट्रलिटी जो मेंटेन रहती है, जो ह्यूमंस कर सकते हैं, जो रेगुलेटर्स कर सकते हैं। बट जैसे कि कॉन्फर्मर्स होते हैं, वो इस होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो ठंडी जगह पे उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है और गर्म में गर्म। सो दे आर कॉल्ड एज कॉन्फर्मर्स। तो ये कॉन्फर्मर्स में आपके वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। जब हम बात करते हैं रेगुलेशन की, यानी कि रेगुलेट की, तो इसमें आता है आपका दो तरह का रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल मेन्स से जो होते हैं आपके कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। जो भी बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं और कुछ फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट स्पीशीज़ होते हैं, दे कैन डू दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने कहा कि सक्सेस ऑफ मैमल्स क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। समर में आप देखिए कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है, सो यू स्वेट से क्या होता है कि जो आपका जो स्वेट है जब इवेपोरेट होता है तो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। सिमिलरली विंटर में आप शिवर करने लगते हो, वो एक तरह का एक्सरसाइज है जिससे आपका हीट रिलीज़ होता है और आपको थोड़ी हीट मिलती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है बॉडी का। प्लांट्स के लिए ये सब नहीं होता है, इसलिए प्लांट्स होते हैं कॉन्फर्मर्स। अब मोस्टली जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स सिंपल कॉन्फर्मर्स होते हैं। थर्मल रेगुलेशन क्या होता है, एक एनर्जेटिक एक्सपेंसिव होता है फॉर सम एनिमल्स, प्रैक्टिस ये जो होती है, और इसलिए इट इज़ स्मॉल एनिमल्स के लिए इट इज़ ट्रू, जैसे कि आपके जो श्रीव्स और हमिंग बर्ड्स होते हैं, वहाँ पे हीट लॉस और हीट गेन जो है एक फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया होता है, और जितने छोटे एनिमल्स उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, उतना ही ज़्यादा जल्दी वो हीट लूज़ करते हैं जब कोल्ड आउटसाइड होता है। तो इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो कोल्ड एनिमल्स, जो कोल्ड एरिया में एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे स्मॉल एनिमल्स रेयरली फाउंड होते हैं। नो, अगर स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो दो तरह के और भी ऑल्टरनेटिव्स लोग जो आपके एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लेते हैं, जैसे कि माइग्रेशन और सस्पेंशन। ना, माइग्रेशन तो आपको पता ही है कि विंटर्स में बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स जो होते हैं वो आते हैं आपके राजस्थान में, अब जैसे कि कियोलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर इन राजस्थान में। उसी तरह से सस्पेंशन की बात करें तो बैक्टीरिया, फंगी और लोअर प्लांट्स में बहुत तरह के थिक वॉल स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि उनको सर्वाइव करते हैं, यानी कि एंसेस्टेशन से वो उस पर्टिकुलर टाइम को झेल पाते हैं ना, उस पर्टिकुलर अनफेवरेबल कंडीशन को। हाई प्लांट्स की जब हम बात करें तो सीड होते हैं और कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मीन्स प्रोवाइड करते हैं टू टाइड ओवर दी पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस, और उसके बाद हेल्प तो करती हैं वो डिस्पर्सल में, जर्मिनेशन में, डॉर्मेंसी जो आप बोलते हो ना, कि अगर हम उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं तो वो एक डॉर्मेंसी के स्टेट में चले जाते हैं सीड्स। वैसे ही बेयर्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा, हाइबरनेशन दे अंडरगो। कुछ स्नेल्स और फिश होते हैं वो एस्टाइवेशन अंडरगो करते हैं ताकि उनकी समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हीट और डेसिकेशन, उससे वो बच सकें। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होते हैं, जू प्लांक्टन्स के जो स्पीशीज़ होते हैं लेक्स में और पॉन्ड्स में, वो एक डायोपॉज में चले जाते हैं, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। अब जब हम एडाप्टेशन की बात करते हैं तो एडाप्टेशन हो सकता है आपका मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। जब हम मॉर्फोलॉजिकल की बात करते हैं तो आप जैसे प्लांट्स में देखते होंगे कि उनका जो है स्टोमाटा जो होता है वो संकन हो जाता है ताकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें। थिक क्यूटिकल होता है उनके लीफ सर्फेसेस में, जो कि जैसे कि जो कैम प्लांट्स होते हैं, जैसे अपनशिया हो गया आपके जो गर्म एरिया में पाए जाते हैं,
उनके उनके पास लीव्स नहीं होते, उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस बन जाते हैं और जो स्टेम होता है वो फ्लैटन होकर आपका फोटोसिंथेसिस का काम करता है। एक और इम्पॉर्टेंट आता है एलेंस रूल। एलेंस रूल ये कहता है कि मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट्स में होते हैं उनके शॉर्टर ईयर्स और लिम्स होते हैं ताकि वो हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकें या मिनिमाइज़ कर सकें। और पोलर रीजन में जो आपके एनिमल्स होते हैं जैसे कि सील, उनमें थिक लेयर ऑफ फैट होता है यानी ब्लबर होता है, और जो कि इंसुलेटर की तरह काम करता है और रिड्यूस करता है लॉस ऑफ बॉडी हीट। जब हम फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं सो दिस इज़ लाइक कि आपने कंगारू रैट के बारे में सुना होगा। उनके वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और उनका जो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है उससे ही वो कहते हैं उनके इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से ही आपका वाटर का प्रोडक्शन होता है। वो अलग से वाटर नहीं कंज्यूम करते क्योंकि वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर के एब्सेंस में ज़्यादा पाए जाते हैं डेजर्ट्स में। और फिजियोलॉजिकल में एक और एग्जांपल आता है आपका आरबीसी प्रोडक्शन का इंक्रीज़ होना। जब आप हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हो तो क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, सो आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है एंड हीमोग्लोबिन का एफिनिटी टू ऑक्सीजन को बाइंड होना डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि आपकी ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज़ होती है। लास्टली जब हम बिहेवियरल की बात करते हैं सो डेजर्ट लिज़ार्ड्स, उनमें क्या होता है कि वो फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं उनके पास होती कि वो हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें या मैनेज कर सकें कांस्टेंट रखने के लिए अपने बॉडी को बिहेवियरल मीन से। तो वो क्या करते हैं कि वो सन में बास्क करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं हीट को जब बॉडी टेम्परेचर उनके कंफर्ट जोन से काफ़ी नीचे चला जाता है, और बट वो शेड में चले जाते हैं जब एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स हो जाता है इंक्रीज़ करना। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यानी कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं पॉपुलेशन में। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं सो नो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट टॉपिक। इसमें आप जैसे आप पॉपुलेशन इंटरैक्शंस हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत जो कॉमन टर्म आता है वो है बर्थ और डेथ रेट। सो ये रेट्स जो हैं वो पर कैपिटा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। और जब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को पिरामिड या फिर एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन करें हम ह्यूमन पॉपुलेशन को एज पिरामिड के थ्रू, तो उसको हम एज पिरामिड बोलते हैं। और ये जैसे हमारे अपने एनसीईआरटी में देखा होगा आपके पास ये कुछ ग्राफ या टेबल या पिरामिड की तरह बने हुए हैं। तो शेप जो है ये बताता है कि आपका स्टेटस, ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, वो ग्रो कर रहा है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग। अगर वो एक्सपैंडिंग है तो आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो कम होते जाएंगे। स्टेबल में आपके प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ऑलमोस्ट एक बराबर होंगे, बट डिक्लाइनिंग में जब आपके जो बच्चों की जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी और रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो ये आपके डिक्लाइनिंग ट्रेंड को बताता है। अब साइज़, जब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन की साइज़ या डेंसिटी की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा वैरी करती है। किसी की बहुत ज़्यादा साइज़ हो सकती है और वो बहुत कम पाए जा सकते हैं या फिर बहुत छोटे हो सकते हैं बट मिलियंस में पा सकते हैं, जैसे कि आपके क्लेमाइडोमोनास पॉन्ड में पाए जाते हैं। सो जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं सो देयर आर फोर फैक्टर्स बोल सकते हो या फिर फोर फैक्टर्स जो कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले तो नैटालिटी होती है। नैटालिटी इज़ द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन, और जो हम इनिशियल डेंसिटी में ऐड करते हैं। मोर्टालिटी इज़ द डेथ इन द पॉपुलेशन। इमिग्रेशन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़ जो कि आए हैं उस हैबिटेट में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो कि आपने कंसिडर किया। एमिग्रेशन की बात करते हैं सो दिस इज़ कि आपका जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इस पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर टाइम में चले गए हैं। अब अगर n आपका पॉपुलेशन डेंसिटी होता है तो डेंसिटी एट टाइम, जो हम आपकी एनसीईआरटी में एक इक्वेशन होगी कि n t+1 इज़ n t प्लस
बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। यहाँ पे वो ऐसा बोल रहा है कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन, यानी कि उसको आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो डेथ और एमिग्रेशन को। ग्रोथ मॉडल्स हमारे पास जो होते हैं उसमें आपके दो ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसा होता है जब आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, तो ये एक जे शेप ग्राफ बनता है जहाँ पे आपका कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। आप खुद देखते हो कि रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं, बट ये इस तरह का एक आप ग्राफ देखिए जिसमें आपका जो ये बनता है, जो इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दिया है कि डी एन बाई डी टी इज़ बी माइनस डी इंटू एन, ये आप ज़रूर याद रख लेना, जिसको यहाँ पे बी माइनस डी यानी कि बर्थ माइनस डेथ इज़ आर इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़। आर जो है वो स्पीशीज़ से स्पीशीज़ वैरी करता है, जैसे कि नॉर्वे रैट में आर होता है आपका 0.015, फ्लोर बीटल में होता है 0.12, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए होता है इट्स 0.0205। इसमें आप देखिए जो आपका इक्वेशन है दैट इज़ एन टी इज़ इक्वल टू एन नॉट ई की पावर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो ई की पावर आर टी, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो बनाएगा। जब हम दूसरे ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ, अब लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं, तो आपके पास आता है सबसे पहले एक लैग फेज़, फिर एक एक्सपोनेंशियल फेज़, और फिर आता है स्टेशनरी फेज़। तो इसका इक्वेशन होता है डी एन बाई डी टी इज़ इक्वल टू आर कैपिटल एन के माइनस एन बाई के। यहाँ पे आपके पास इसको आप ऐसा इसको वर्ल्ड हॉल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है, और ये एक्चुअल सिग्मॉइडल कर्व जो है ये एक्चुअल ग्रोथ मॉडल है, क्योंकि इसमें हम रियलिटी को कंसिडर करते हैं कि हाँ यहाँ पे आपके रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, मतलब रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक बार जो है अपने लाइफ टाइम में ब्रीड करते हैं, जैसे कि आपका हो गया पैसिफिक साल्मन फिश या फिर बैम्बू, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेनी टाइम्स करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया। कुछ जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस, और कुछ होते हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ ज़्यादा साइज्ड जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। अब जो आप आगे देखते हैं वो है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए आप जब पॉपुलेशन का इंट्रैक्शन कराते हैं तो वो आपका बेनिफिशियल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है, या फिर किसी को कोई फ़र्क ही ना पड़े, ऐसा भी इंटरेक्शन हो सकता है। सो जब हम देखते हैं जब हम पहली बात करते हैं प्रेडेशन की। अब प्रेडेशन क्या होता है? नेचर्स वे होता है सबसे पहले कि एनर्जी का ट्रांसफ़र करना हायर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक प्लांट्स को जो एनर्जी आपके प्लांट्स ने फिक्स की है वो हायर ट्रॉफिक लेवल तक कैसे पहुँची, ठीक है। अब आप अगर ऐसे देखें कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र तो करते ही हैं, प्लस वो प्रे की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने जब एक्जॉटिक स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया था जोग्राफिकल एरिया में, तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव हो गए और उन्होंने वहाँ की जो एंडेमिक स्पीशीज़ थी उनको ही एक्सटिंक्ट करवा दिया। जैसे आपकी जो प्रिकली पेयर कैक्टस है ऑस्ट्रेलिया में, उसको किसने कंट्रोल में लाया था? उसको कंट्रोल में लाया था मॉथ ने, दैट इज़ ड्यू टू वन प्रेडेशन मेथड। वैसे ही जब आपने रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश पीसा स्टार जो था, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में जो स्टारफिश पीसा स्टार था वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है। और फील्ड एक्सपेरिमेंट में जब हमने सारे स्टारफिश को रिमूव कर दिया तो मोर देन 10 स्पीशीज़ ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से, क्योंकि ये स्टारफिश उनके ऊपर उनके ऊपर उनको खाते होंगे, और क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई इसलिए वो इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए। अब प्रेडेटर जो होता है, प्रेडेटर को हम बोलते हैं प्रूडेंट, क्यों? बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर देगा प्रे को, और प्रे अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो फिर प्रेडेटर भी अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो ही जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं कुछ अब अगर आपके पास
ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि किसी दूसरे स्पीशीज़ पे प्रेडेटर बन के अटैक करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास वो स्पीशीज़ पे कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिससे वो अपने आप को बचा सके। सो कुछ करते हैं अपने आप को कैमोफ्लेज, जैसे कि आपने कैमोफ्लेज तो करते हुए देखा ही होगा इसको कैमेलियन को। वैसे ही हम जब मोनार्क बटरफ्लाई की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेस्टफुल होता है, क्योंकि वो अपने कैटरपिलर स्टेज पे एक एक पॉइजनस वीट पे फीड करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक केमिकल होता है, और उस केमिकल की वजह से लोग उसके ऊपर प्रेडेटर्स अटैक नहीं करते, वो बर्ड अटैक नहीं करता, जिसके लिए वो केमिकल डिस्टेस्टफुल हो जाता है। प्लांट्स की जब हम बात करें तो 25% ऑफ द इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं, जो कि प्लांट सैप पे और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट पे फीड करते हैं। तो जब हम थॉर्न्स जैसे कि प्लांट्स ने जो भी इवॉल्व किया है मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर्स के लिए, थॉर्न्स हो गया एक चीज़ जैसे अकाशिया और कैक्टस में पाया जाता है, और कुछ जो है वो स्टोर केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे हर्बीवोर सिक हो जाते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस, वो हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उस पर अटैक नहीं होते हर्बीवोर्स के। और वैसे अलग अलग तरह के केमिकल्स जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, स्ट्राइशीन, ओपियम, ये सब भी उनके लिए उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। दैट वाज डिफेंस अगेंस्ट रेजर्स एंड ब्राउजर्स। फिर हम आगे जब पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन जो है ये एक तरह का ऐसा इंटरेक्शन है जिससे दोनों ही स्पीशीज़ को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता, इनफैक्ट दोनों के लिए डेट्रीमेंटल होता है। जैसे कि टोटली अनरिलेटेड, एक तो जब हम बात करते हैं तो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ ऑल्सो कम्पीट कर सकते हैं सेम रिसोर्स के लिए। जैसे कि कुछ साउथ अमेरिकन लेक्स में जो फ्लेमिंगोज थे उन्होंने रेजिडेंट फिशेस के साथ जो है कम्पीट किया फॉर देयर कॉमन फूड, जो कि जू प्लैंक्टन था। सेकेंडली, रिसोर्सेज जो है अगर लिमिटिंग नहीं भी हो तभी फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज़ माइट बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज़। और इवन दो अगर आपके पास वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो भी, तो कंपटीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिटनेस जो होती है वन स्पीशीज़ की वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज़। जब इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं तो जैसे हमने अबिंगटन टॉर्टोइस की जब हम बात करते हैं गैलापागोस आइलैंड में, वो एक्सटेंड हो गए क्योंकि उन गोट्स की वजह से जो कि इंट्रोड्यूस की गए, जिनका जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी था वो उस टॉर्टोइस से ज़्यादा था। वैसे ही जो सुपीरियर बनानस जो होता है वो डोमिनेट करता है इन्फीरियर कैथामेलिस के ऊपर। और इस अगर हमने इसकी बात की तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, वो है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इसमें ऐसा कहा गया था कि अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग भी हो जाए, उसके एक एक्सपेरिमेंट में, गॉस के एक एक्सपेरिमेंट में पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से दे रूल आउट द स्पीशीज़ ओनली। कुछ मैकेनिज़म्स भी वो इवॉल्व करते हैं जिससे वो को एक्जिस्टेंस को प्रमोट करते हैं रादर देन एक्सक्लूशन। सो एक मैकेनिज़्म था रिसोर्स पार्टीशनिंग। एक तो उसने जो एग्जांपल दिया था, मार्क मैक आर्थर ने कहा कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ द वार्बलर्स वो एक ही ट्री में रहते थे, बट उनकी जो फीडिंग टाइम थी वो अलग अलग थी, बिहेवियरल डिफरेंसेस और फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ डिफरेंट थे, जिसकी वजह से वो को एग्जिस्ट कर पाए। सो चलते हैं अब तीसरे पे, जो कि है आपका पैरासिटिज्म। नाउ पैरासिटिज्म होता है एक के लिए बेनिफिशियल और दूसरे के लिए डेट्रीमेंटल। जब होस्ट कुछ स्पेशल मैकेनिज़म्स, जो आपने पैरासाइट्स के बारे में तो सुना ही होगा, बट कभी कभी होस्ट भी आपके स्पेशल मैकेनिज़म्स कर देते हैं ताकि आप रिजेक्ट कर सको पैरासाइट्स को। तो पैरासाइट में भी होते हैं वो भी इवॉल्व करते हैं मैकेनिज़्म ताकि वो काउंटरएक्ट और न्यूट्रलाइज कर सके टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज़। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो इवॉल्व करते हैं अडेप्टेशंस, जैसे कि उनके अंदर प्रेजेंस होता है सकर्स का और एडहेसिव ऑर्गन्स का, और फिर वो लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी
साइकिल्स ऑफ पैरासाइट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और मे बी 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन लिवर फ्लूक जो एक ट्रीमाटोड पैरासाइट है वो 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करता है, स्नेल और फिश पे। और मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऑफ कोर्स हार्म करते हैं होस्ट को और उनके प्रेडेशन से उस होस्ट को फिज़िकली वीक बना देते हैं। पैरासाइट्स जो फीड करते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे वो होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमंस एंड टिक्स ऑन डॉग्स। और मरीन फिशेस जो होते हैं दे आर इन्फेस्टेड विथ एक्टोपैरासाइट कोपीपॉड्स। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि हेज प्लांट्स में पाया जाता है। उसने क्लोरोफिल लूज़ किया है और लीव्स को अपने कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में। फीमेल मस्कीटो को पैरासाइट नहीं माना जाता है, वो एक वेक्टर है, बट हाँ उसको ब्लड सिर्फ चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। लाइफ साइकिल्स जो एंडोपैरासाइट के होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उनमें एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल उनके जो फीचर्स होते हैं वो सिंप्लीफाइड होते हैं, जबकि उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एम्फसाइजिंग होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ब्रूड पैरासिटिज्म बर्ड्स में एक फैसिनेटिंग एग्जांपल है जहाँ पे पैरासिटिक बर्ड अपने एग्स को नेस्ट ऑफ होस्ट में ले करता है और होस्ट वो अपना एग समझ के उसको इंक्यूबेट करता है। और बर्ड इसमें उन्होंने क्या इवॉल्व किया, इन्होंने इवॉल्व किया कि होस्ट के एग की तरह उसका एग भी साइज़ और कलर में सेम होता है, और ये एग्जांपल पाया जाता है कुकू और क्रो में। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्किड ग्रो करता, अब हम जब एक और एट्रीब्यूशन में आते हैं तो वो है कमेंसलिज्म। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है और इसमें किसी को भी डेट्रीमेंटल नहीं होता। आई एम सॉरी, कमेंसलिज्म एक को बेनिफिट करता है और दूसरे को ना ही हार्म करता है ना ही बेनिफिट करता है। सो इट्स लाइक न्यूट्रल फॉर वन एंड पॉजिटिव फॉर दी अदर। जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसे कि ऑर्किड ग्रोइंग ऑन एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, और बर्नाकल्स जो उसके ऊपर ग्रो होते हैं और बर्नाकल्स ग्रो ऑन द बैक ऑफ द वेल, वो बेनिफिट ऑन द वेल बेनिफिट वाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल जो है किसी को भी उसमें कोई हेल्प नहीं होती, बट ऑर्किड्स एपीफाइट एज एन एपीफाइट जब वो मैंगो ब्रांच में ग्रो होता है तो उसके लिए बेनिफिट होता है। सिमिलरली बर्नाकल्स के लिए वो एक बेनिफिशियल होती है। जबकि हम जब कैटल एग्रिड की बात करते हैं जो कि ग्रेजिंग कैटल के पास पाए जाते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ से जाते हैं तो वो दे फ्लश आउट द फ्रेश इंसेक्ट्स और उससे उन एग्रिड्स को इजीली कैच करना और फीड करना इजी हो जाता है। वैसे ही सी एनिमनी जो होता है वो क्लाउन स्टिंगिंग जो टेंटिकल्स होते हैं क्लाउन फिश के उसके आसपास पाया जाता है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके प्रेडेटर्स से, जबकि क्लाउन फिश को ऐसा कोई हार्म ना बेनिफिट कुछ नहीं होता। लास्ट में हम आते हैं म्यूचुअलिज्म में। म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है। एग्जांपल्स में आते हैं लाइकेन्स और माइकोराइज़े, और ये एक ऑर्गेनिज्म जैसे जब हम बात करते हैं माइकोराइज़े के, तो दिस इज़ द एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। फंगी प्लांट को हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जबकि प्लांट उसको प्रोवाइड करता है एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक और अच्छा और स्पेक्टेकुलर फैसिनेटिंग एग्जांपल है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में। प्लांट को चाहिए होते हैं एनिमल्स पॉलिनेशन के लिए, और एनिमल्स को भी कुछ फीस तो उसके लिए पे करनी ही पड़ेगी। तो एनिमल्स जो जैसे प्लांट्स उनसे लेते हैं, प्लांट्स अगर चाहते हैं पॉलिनेशन तो प्लांट उनको नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, बट क्योंकि कुछ चीटर्स होते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो नेक्टर को स्टील करते हैं बट मे बी पॉलिनेशन में एड नहीं करते, तो उसके लिए प्लांट्स ने जो इवॉल्व किया है जिसको हम को एवोल्यूशन बोलते हैं, वो कुछ ऐसा होता है कि फ्लावर और इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज़ जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर होते हैं, और तभी उनका जो है ग्रोथ और उनकी लाइफ साइकिल उस एक दूसरे पे डिपेंड होती है। जैसे कि जब हम फिग की स्पीशीज़ की बात करते हैं तो 1-to-1 रिलेशनशिप होती है विद द पॉलिनेटर स्पीशीज़ ऑफ वास्प। जब फिग स्पीशीज़ कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीशीज़ और कोई अदर स्पीशीज़ से नहीं हो सकता। फीमेल वास्प जो होती है वो फ्रूट का एज ओवी पोजीशन और फॉर द डेवलपिंग ऑफ द सीड्स के लिए यूज़ करती है विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वे, और वास्प जो है वो पॉलिनेट करता है फॉर द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर द एग लेइंग साइट्स। फिर ऑर्किड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इनमें डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स पाए जाते हैं
और ये इन्होंने भी अपने आप को इवॉल्व किया है टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, यानी कि बीज और बबल बीज। अब सारे ऑर्किड्स अवॉर्ड नहीं ऑफर नहीं करते रिवॉर्ड्स। मेडिटेरियन ऑर्किड और फाइरस जो है वो एम्प्लॉयज़ करता है सेक्शुअल डिसेट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीशीज़ ऑफ बी। अब वन पेटल जो होता है उस फ्लावर का, इट गेट्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल बी इन द साइज, कलर और मार्किंग्स। और जो मेल भी होता है इट्स अट्रैक्टेड टू सम वर्ड्स, उसको लगता है कि वो एक फीमेल है, सूडो कॉपुलेट्स। और विद द सेम जो बी सूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर। तो इस तरह से आपका जो पोलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ द को एवोल्यूशन ऑपरेट्स। और इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को फिनिश कर लिया है।